हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की सेकंड वीडियो के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शंस पार्ट दिया था, किस तरह से लैंग्वेज एंड साउंड मैकेनिज्म्स को डेवलप किया गया, वो सारी चीज़ें देखी हमने। आज इसकी जो सेकंड वीडियो है उसमें भी हम कुछ इस तरह से बेसिक्स जो एलिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से और जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए बता देता हूँ। देखिए, ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना डियर, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि मैं हिट कर रहा हूं बेसिक स्टूडेंट्स को लेकर। अगर आपका बेसिक्स अच्छा होगा ना तो इंग्लिश आपके लिए इजी टू टेक हो जाएगी। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि हम आज तक क्यों नहीं सीख पाए उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो माय डियर मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है उनको रीड करना स्टार्ट करो आप, दैट्स इट। ठीक है, किसी की मदद लो ताकि अगर आपको मिल पाए। तो बेसिक्स अगर अच्छे होंगे ना डियर तो हम एडवांस लेवल तक भी नहीं, यहां तक भी हिट कर सकते हैं। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको इसलिए बेसिक्स करा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से वर्ड्स ये सारी चीजें बनी हैं। और थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बोल रहा हूं ना आपको, बिल्कुल एक यूनिक कंटेंट मिलेगा आपको यहां से। आप वीडियोस देखिए, आप जो कुछ भी हैं, आप एडवांस लर्नर हैं, आप इंटरमीडिएट हैं या फिर बेसिक्स हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सभी को बिल्कुल साथ लेकर इस कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक्स से चल रहा हूं। ठीक है, और बेसिक्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको चीजें आती हैं, ठीक है, सीखने को जरूर मिल रहा है कि इतना मैं जानता हूं कि किस तरह का लेवल होता है स्टूडेंट को, किस किस तरह से चीजों को समझा जाता है। ठीक है, तो कल हमने कुछ डिस्कस किया था कि किस तरह से लैंग्वेज बनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था साउंड से बनी थी लैंग्वेज। दो तरह की साउंड होती है, मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस होती है। मीनिंगफुल जो साउंड होती है उसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं, राइट। उसका अगर मीनिंग निकले तो वो लैंग्वेज होती है। फिर हमने देखा कि लेटर्स बने, लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम मैंने बोला वाउल्स साउंड और दूसरे का नाम दिया हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, वाउल्स 5 होते हैं लेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और साउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 होते हैं, राइट। फिर कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते हैं लेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साउंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो 24 होते हैं, राइट। ये चीज हमने देखी। आज फर्दर कॉन्सेप्ट्स पे हम बात कर रहे हैं। ये चीज हमने देखो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स ये हमने डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स के बारे में। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, ये लेटर्स हमारे बन गए थे, राइट। यहां से ये हमने लेटर्स को देख लिया था कि ये लेटर्स हमारे डिजाइन कर दिए गए थे। ठीक है, लेटर बन चुके थे इस तरह से। ये जो कॉम्बिनेशंस किया गया ना, ये लेटर तो बना दिए गए। अब लेटर से जो सेकंड जो पॉइंट आया हमारा वो बना वर्ड। क्या बना जी, बोल के दिखा दीजिए। वर्ड, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड। वर्ड मत बोलना, ये आर नहीं बोला जाता, अ बोला जाता है। इस पूरे को आ बोलिए, वर्ड आप प्रोनाउंस करेंगे, राइट। गॉट इट, ये चीज समझ गए होंगे आप। तो वर्ड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये वर्ड क्या होता है। ये वर्ड क्या होता है कि वर्ड की जो डेफिनेशन है वो हम समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास लेटर्स हैं। लेटर कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई, जितने भी होते हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। और इस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं? 26 पूरा जो सेट बनता है इसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ 26 लेटर इज नोन एज अल्फाबेट। ठीक है, 26 लेटर के सेट को ही क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। और अल्फाबेट इंग्लिश में एक होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था 1 होता है, राइट। ठीक है, तो लेटर्स से ही वर्ड बनाया गया। पहली बात तो ये। तो वर्ड की डेफिनेशन अगर हम समझें तो वर्ड क्या होता है, पहली बात तो आप ये चीज समझिए। तो वर्ड को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो इसकी डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग, राइट गाइस। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड एक ग्रुप होता है, किसका? लेटर्स का। लेटर्स का एक ग्रुप होता है और उस पूरे ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। अब थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए। मैंने बोला कि एक ग्रुप होता है किसका? लेटर्स का, और जिसका कोई मीनिंग निकले उसी को हम वर्ड कह सकते हैं। मैंने क्या बोला? कोई भी लेटर का कलेक्शन, लेटर के कलेक्शंस, कोलेक्शन नहीं कलेक्शन होता है, ये कलेक्शंस को ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लेटर को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो वर्ड बन जाता है। नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैं लिख रहा हूं CTA। अब मुझे बताइए ये कोई वर्ड है? नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है क्योंकि इसकी अरेंजिंग है वो सही नहीं है।
ठीक है, सही अरेंजिंग नहीं है। अगर आप देखा जाए तो हम उसी को वर्ड कह सकते हैं अगर लेटर को हम अरेंज कर रहे हैं और उसका अगर कोई मीनिंग निकल रहा है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप कर दिया हमने लेटर्स को और उस ग्रुप का अगर कोई मीनिंग वो वर्ड बना और अगर उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है तो ही हम उसको क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं, राइट। ये चीज डेफिनेशन ध्यान रखिए, ग्रुप ऑफ लेटर तो होता ही है, उसके साथ उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। अगर उसका मीनिंग निकलेगा तो ही वो वर्ड है, ठीक है। अगर इसका कोई मीनिंग नहीं है, देखो ग्रुप तो ये भी है, लेटर ही तो है ये भी सारे हमारे, पर ये इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसलिए वर्ड भी नहीं है। बट अगर मैं जैसे इसको ऐसे लिखता हूं कैट, तो इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है तो इसको वर्ड कह सकते हैं, राइट। तो कैट का मीनिंग होता है, इसको वर्ड कह सकते हैं। तो वर्ड की डियर डेफिनेशन ये है कि जब भी आप लेटर को कलेक्शन, लेटर के कलेक्शन करते हो तो वहां पर अगर उसका कोई मीनिंग निकल रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको वर्ड कह सकते हैं, राइट। ये तो वर्ड की डेफिनेशन होगी। सेकंड जो पॉइंट आता है, वर्ड हमने देख लिया कि वर्ड कैसे बने। अब जो सेकंड जो पॉइंट हमारा निकल कर आता है वो आता है वर्ड के बाद सेंटेंसेस का, ठीक है। मैं सीधा सेंटेंस लिख रहा हूं डियर, तो ये चीज ध्यान रखना, सेंटेंस थी। सेंटेंस की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन में यहां पर लिख देता हूं, ये हमारी डेफिनेशन होगी किसकी, वर्ड की। अगर मैं यहां पर सेंटेंस की डेफिनेशन दूं तो सेंटेंस की डेफिनेशन देखो यहां से हो सकती है। जैसे मैं लिखना चाहूं यहां पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that has meaning। देखिए मैंने क्या बोला यहां पर, मैंने बोला एक ग्रुप होता है किसका, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का, और उस वर्ड का जो ग्रुप बनता है अगर उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, अगर उसका कोई मीनिंग निकल रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। ये हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन होगी। यहाँ पर वर्ड की डेफिनेशन ये है, सेंटेंस की डेफिनेशन ये है। तो देख लीजिए मैंने बोला ये सिंपल ऐसा ही होता है। देखो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप वर्ड को इकट्ठा कर दोगे और वो इकट्ठा होने से सेंटेंस बन जाएगा, नहीं जी ऐसा भी नहीं है। अगर आप वर्ड्स को इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, अगर उसका कोई मीनिंग निकल रहा है तो ही आप उसको क्या कह सकते हो, सेंटेंस कह सकते हो। और वो जो अरेंजिंग होगी ना वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर होगी, ठीक है। जो ग्रामर में जो हमारे दिया गया है कि किस तरह से अरेंज किया जाता है, वो जो अरेंजिंग होगी वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आपने देखी, आपने देखा कि वर्ड क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं कि वर्ड कैसे बने और सेंटेंस कैसे बने। ये जो वर्ड बना है ये बनाए कैसे गए हैं और ये बनाने की जो प्रोसेस थी इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी देखिए। वीडियो को स्किप ना करें, 1 मिनट के लिए भी पूरा देखिए वीडियो को, नॉलेजेबल वीडियो होगी, इतना मैं आपको कह देता हूं, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूं ना कि वीडियो को स्किप ना करें 1 मिनट के लिए भी, आपकी श्योरिटी मैं लेता हूं डियर। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और जितना हो सकता है जो भी प्रॉब्लम आ रही मुझसे कॉमेंट करके पूछ लीजिए और बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं आपको बोल रहा हूं गारंटी मैं आपको यहां से देता हूं कि आपका जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है दैट विल बी ऑसम माय डियर। ये चीज आप समझ लीजिए यहां से, ठीक है। चलिए मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। सो देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वर्ड बनाए गए ये कैसे बनाए गए इंग्लिश में। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ड बनाए गए हैं इंग्लिश में ये कैसे बने और इनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक वर्ड होता है फिलोलॉजी, फिलोलॉजी होता है। देखिए यहां पर जैसे फिलोलॉजी एक वर्ड होता है जिसका जो डेफिनेशन अगर मैं यहां पर दूं, ये फिलोलॉजी नाम का जो वर्ड होता है क्या होता है ये चीज समझिए आप। देखिए फिलोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, राइट। तो मैंने बोला द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, कि जो ये एक स्टडी होती है डियर, ये एक स्टडी है फिलोलॉजी नाम का। जो कि ये जो लॉजी नाम का जो वर्ड होता है आपको पता है ये सफिक्स होते हैं, राइट। सफिक्स होते हैं हमेशा एंड पर आते हैं और इस लॉजी नाम का मतलब होता है स्टडी। स्टडी होता है जैसे बायोलॉजी होता है, ठीक है, तो वो भी एक स्टडी होता है। जो इसके जिस भी वर्ड के नाम के पीछे लॉजी आ जाए तो उसका मतलब सीधा सा मतलब होता है लॉजी से, स्टडी से, ठीक है। तो यहाँ पर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, तो फिलोलॉजी का मतलब होता है ये जो वर्ड बनाए गए, ये जो वर्ड बनाने की जो प्रोसेस थी उसको फिलोलॉजी कहा जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है,
हमने देखा कि लेटर्स होते हैं हमारे पास, राइट। लेटर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक होता है वाउल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स, और वाउल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को मिलकर ही क्या बनाया जाता है, वर्ड्स बनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर कर देता हूं यहां पर, कि एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पूरी इंग्लिश में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें एक भी वाउल ना आए, क्योंकि विदाउट वाउल एक भी वर्ड नहीं बन सकता। कोई भी वर्ड आप उठा के देख लीजिए, हर वर्ड के अंदर आपको एक ना एक वाउल जरूर मिलेगा, क्योंकि वाउल और कॉन्सोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही वर्ड बनते हैं। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट, पूरी इंग्लिश की बात कर रहा हूं, ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पूरी इंग्लिश में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें एक भी वाउल ना हो। जो भी आप वर्ड देखेंगे उसमें एक न एक आपको वाउल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि फिलोलॉजी क्या होता है। देखो, फिलोलॉजी का मतलब सिंपल सा समझो आप इधर, कि ये जो फिलोलॉजी नाम का जो वर्ड है ना, ये जब हमारे पास लेटर आए, लेटर वाउल और कॉन्सोनेंट्स आए, तो जब वर्ड बनाए जा रहे थे ना, तो वर्ड बनाने का जो वे था भाई, कहां पर किस तरह से कॉन्सोनेंट और इनको अरेंज करना है, राइट। इनको किस तरह से अरेंज करना है, कहां पर कॉन्सोनेंट आएंगे, कहां पर वाउल्स आएंगे, कहां पर डबलिंग लेटर की जाएगी, कहां पर आएंगे और कहां पर साइलेंट। ये जो चीजें की गई ना इंग्लिश में, ये जो वर्ड को बनाया जा रहा था, वर्ड जब बनाए जा रहे, तो उस जो प्रोसेस थी ना, वो जो स्टडी थी, उस स्टडी को इंग्लिश में फिलोलॉजी कहा जाता है। कहने का मतलब ये जो वर्ड बनाए गए ना, जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो बनाने की जो प्रोसेस थी ना, जो स्टडी थी भाई, किस तरह से वर्ड बनाए जाए, ठीक है। जैसे आपको देखा होगा, कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने प्रॉपर सेटअप किया, लाइट्स वगैरह है, कैमरा है, इधर बोर्ड्स हैं, तो ये क्या है, अरेंज किया मैंने इसको, ठीक है। तो इसी तरह से जब वर्ड बनाए गए तो अरेंजिंग की गई लेटर्स की, भाई किस तरह से लेटर को अरेंज करना है। तो ये जो अरेंजिंग थी ना, इसको इंग्लिश में फिलोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं द अरेंजिंग ऑफ लेटर, लेटर को अरेंजिंग करने का जो एक वे था, उसको हम फिलोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया हो कि वर्ड को जो अरेंज करके जो बनाया गया, उसको हम क्या कहते हैं, फिलोलॉजी कहते हैं। तो इसका ये डेफिनेशन मैंने दी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, कि इंग्लिश की जो वर्ड की जो डेवलपमेंट की गई, ठीक है। इसको डेवलपमेंट भी बोला जाता है वैसे, पर डेवलपमेंट मोर कॉमन यूज किया जाता है, तो ये हो गया फिलोलॉजी। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है हमारा मॉर्फोलॉजी। एक और वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर मैं बताऊं, द स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो यहां पर देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ वर्ड्स। जब वर्ड्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इस वर्ड्स को किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए, किस तरह से ये वर्ड जो आया है इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, तो ये हमें बताता है मॉर्फोलॉजी। कंफ्यूज मत होइए, ये लेटर से जो कॉम्बिनेशन से जो वर्ड बनाया गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लेटर से जो वर्ड को बनाया गया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फिलोलॉजी कहते हैं। और जो वर्ड बन गया उसका जो यूसेज था, जो उसको यूज करने का वे था, जो उसका यूसेज था, वो हमारा डिपेंड होता है मॉर्फोलॉजी पे किस तरह से उसको यूज करना। वो सारी चीजें हमें क्या बताती है, मॉर्फोलॉजी नाम का जो वर्ड होता है ये हमें बताती है कि किस तरह से इस वर्ड को प्रैक्टिकल वे में यूज करना है, राइट। तो देखिए, तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी होता है। डिफरेंस मैंने बिल्कुल बता दिया आपको इन दोनों में क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये होता है जब लेटर से वर्ड को बनाया गया, और ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, वर्ड को यूसेज, जो वर्ड बना है उसको कैसे यूज़ करना, वो होता है मॉर्फोलॉजी, राइट। थर्ड एक और होता है हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, देखो इसको समझो आप। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ साउंड्स, ठीक है। मैंने बोला द स्टडी ऑफ साउंड्स, या कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। हालांकि साउंड ही होता है, लैंग्वेज नहीं होता है इसका, ठीक है, पर फिर भी हम इसको डिटेल कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ साउंड्स और स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है, देखो जो भी आप वर्ड्स यूज करते हैं, ये फोनेटिक्स की टर्म होती है डियर, ये आईपीए होता है, एक आईपीए होता है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, राइट। ये जब फोनेटिक्स की हम डिटेल करेंगे तो वहां पर समझेंगे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ साउंड्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ साउंड्स का मतलब क्या होता है, जो इंग्लिश की जो साउंड्स होती है उनके बारे में जो भी हम पढ़ते हैं,
ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 20 वाउल्स साउंड्स होती हैं और 24 क्या होती है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, ये चीज़ हमने देखा था। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि फिलोलॉजी क्या होता है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ वर्ड, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वर्ड के बारे में जो स्टडी की जाती है, और लिंग्विस्टिक्स क्या होता है हमारा, जो हम साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से ये जो वर्ड्स हैं यूज़ किए जाने चाहिए, किस टोन में यूज़ किए जाने, किस एक्सप्रेशन में यूज़ किए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी किस में होती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आपने देख लिया किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो को देखिए, अगर वीडियो में कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप उसी टाइम आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा आपका, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मुझे बताइए कि ये चीज़ें प्रॉब्लम, और इसकी बात आप बिल्कुल डोंट वरी हो जाइए इसके लिए कि आपको कैसे आप सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, देखो आपको करना तो पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया था, अगर मैं सिखाना चाहता हूँ आप भी सीखना चाहते हैं तो रिजल्ट हमेशा ओरिएंटेड मिलेंगे आपको। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं, मैं कितना भी एफर्ट्स कर लूँ तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, जीरो निकल कर आता है। ठीक है, प्लस प्लस एफर्ट्स होते हैं तो ही प्लस आता है रिजल्ट। ठीक है, तो जब आप कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा, तो डेफिनेटली रिजल्ट निकल कर आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बिना हम सेंटेंसेस को नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए देखिए, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने के लिए 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, एक होता है हमारा सब्जेक्ट, राइट, क्या बोलते हैं इसको हम, सब्जेक्ट। सेकंड जो होती है वो होती है हमारी वर्ब, नहीं वर्ब, राइट, आर नहीं बोलते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, राइट। मैंने बोला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 हमारे ये कंसेप्ट होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। ये तीनों कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंसेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक्स कर रहे हैं बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इधर जिनको बिल्कुल नहीं आता वो यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला सब्जेक्ट क्या होता है, देखो सब्जेक्ट को समझने के लिए सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बता दूं तो आप डू का मतलब जानते हैं, डू का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए डू का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही आपने बोला, करना होता है, राइट। तो एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो ER होता है ना, देखो ER, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ER आ जाता है तो इसका मतलब होता है करने वाला। क्या होता है जी, करने वाला। ठीक है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ER आ जाए तो उसका मतलब समझ लेना वो क्या होता है, करने वाला। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट जो बोल रहा हूँ ना आपको, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। क्या बोला जी मैंने, डूअर। ER आ गया तो उसका मतलब, डू का मतलब करना होता है, ER का मतलब क्या होगा, करने वाला, तो डूअर का मतलब क्या होगा, करने वाला। इसी तरह से स्पीक का मतलब होता है बोलना, और स्पीकर का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। ठीक है, डांस का मतलब होता है नाचना, और डांसर का मतलब क्या होता है, नाचने वाला। ठीक है, इसी तरह से लिसन का मतलब होता है सुनना, और लिसनर का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। इसी तरह से टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और टीचर का मतलब क्या होता है, पढ़ाने वाला, राइट। तो ये चीज समझ लीजिए, जब भी ये ER जो होता है हमारा, ये हमारी क्या होता है, सफिक्स होता है। ये क्या होता है, सफिक्स होता है। जब भी किसी वर्ड के एंड पर आता है तो वहां पर ये उस वर्ड को क्या बना देता है, डूअर बना देता है, राइट, डूअर बना देता है। तो यहां पर मैंने बोला कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर होता है। पहली बात तो आप ये चीज समझ लीजिए, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, राइट। अब डूअर का मतलब आपको पता है, करने वाला। तो एक चीज आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, वो कोई काम को प्ले करते हैं, वो काम करने वाले होते, काम को प्ले करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। वर्ब क्या होती है, जो वर्ब होती है हमारी, वो क्या होती है, जो वो वर्ब जो होती है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वर्ब का मतलब सीधा सा क्या होता है, एक्शन से होता है। एक्शन का मतलब क्या हो गया, काम। एक्शन का मतलब क्या हो गया, काम। तो जो भी काम होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्शन कह देंगे वहां पर। ठीक है, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ हमारा सेंटेंसेस होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ जो सेंटेंसेस होता है, जो हमारा रेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो सभी का सभी क्या होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो सब्जेक्ट काम करता है, और जो काम करने के लिए मदद करती है वो कहीं ना कहीं हमारी वर्ब होती है, और जो काम सब्जेक्ट करता है वो हमारा क्या होता है, क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
हालांकि अलग अलग डेफिनेशन से हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्ड से क्वेश्चंस कर लें हम, ठीक है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आ जाता है। वो सारी चीज़ें होती हैं, मैं उतनी डीप नहीं ले जाना चाहूँगा, आपको बेसिक्स हैं बिल्कुल ये चीज़ समझ लीजिए। मैं ये मानता हूँ डियर कि अगर आपका बेसिक्स हो गया ना, एक बार आपकी ये आ गया आपके माइंड में कि इंग्लिश कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल पैटर्न ले रहा हूँ यहाँ पर, ना मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल हम लेंगे। और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, कहीं से भी आप इंग्लिश को पढ़ लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। तो ये मैंने बोला सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। वर्ब क्या होती है, एक्शंस, काम को बताती है। किसी भी सेंटेंसेस में कोई काम हो रहा है वो हमें क्या बताती है, वर्ब बताती है। और जो काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये चीज़ हमने देखी। हिंदी में अगर बताना चाहूँ तो कर्ता बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्रिया बोलते हैं और इसको हम कर्म बोलते हैं हिंदी की अगर मैं बात करूँ। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे जनरली, तो देखो सब्जेक्ट ये होते हैं आई, यू, दे, वी, ही, शी और इट। इसको भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, शी, ठीक है। आई का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, मैं होता है, राइट। यू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, तुम या आप दोनों कह सकते हैं इसको, ठीक है। दे का मतलब होता है वे, वी का मतलब होता है हम, ठीक है। ही का मतलब होता है वह, बी का मतलब यहाँ पर मैं बॉय के लिए लिख रहा हूँ, ही यूज किया जाता है बॉय के लिए, राइट। इट का मतलब होता है यह, और शी का मतलब भी वह होता है, बट ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, गर्ल, गर्ल के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो ये सभी जो भी मैंने लिखे हुए हैं डियर, ये सभी हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। हालांकि इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। वो सारी चीज़ें भूल जाइए अभी के लिए, बस इतना ध्यान रखिए सब्जेक्ट होते हैं। जब आपको बेसिक्स आ जाएंगी तो चीज़ें आपके लिए ईजी टू टेक हो जाएंगी, राइट। ये सभी मैंने सब्जेक्ट बताए यहाँ पर। वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने देखा होगा टेक, स्पीक, वॉच, ठीक है, लर्न, आस्क, ये सभी की सभी हमारी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, राइट। ये सभी की सभी क्या होती हैं, वर्ब होती है। और ये सभी की सभी जो जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी प्लूरल होती हैं, ठीक है। इनको सिंगुलर बनाया जाता है एस और एस लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे फूड हो सकता है, ठीक है, स्कूल हो सकता है, आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ टीवी हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश हो सकता है। मैं अगर इसी से बनाने की कोशिश करूँ क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन नहीं होता है, ये क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ये ध्यान रखना। और आंसर नहीं होता है, आंसर होता है, आंसर, क्वेश्चन और आंसर, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इनकी, राइट। तो ये पूरा डिटेल आपने समझ में आ गया होगा। इतना ध्यान है कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, काम करने वाला। सेंटेंस में जो भी हम काम करते हैं वो क्या होता है, डूअर होता है। वर्ब क्या होती है हमारी, जो एक्शन होता है, जो कोई काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम किया जा रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये जो सेंटेंसेज हम बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है, किस सेंटेंस में क्या होगा, किस सेंटेंस में क्या होगा, ठीक है। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा आई गो टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल लिख रहा हूं यहां पर, आई गो टू स्कूल। तो इसमें मुझे बताइए आई नाम का वर्ड क्या है यहां पर, आई नाम का ये क्या है यहां पर, ये हमारा सब्जेक्ट है। गो नाम की जो दिख रही है आपको, ये क्या हमारी, ये वर्ब है, राइट। और टू स्कूल ये जो हमारा है, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हमेशा, ये ध्यान रखना, हमेशा फर्स्ट में आता है। सब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है एट द बिगिनिंग आता है वो, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको समझिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सेंटेंसेस पे जब हम चलेंगे तो वहां पर बिल्कुल चीज़ें हमारे लिए इजी टू टेक हो जाएंगी। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इससे ये आइडिया मत लगाना कि मैं ग्रामर कराऊंगा आपको, मैं आपको बेसिक्स थोड़ा सा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको बेसिक्स आ जाए कि सेंटेंसेस किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। अगर यहाँ से वीडियो को देखकर भाग जाओगे इधर से तो ये बहुत गलत डिसीजन रहेगा, आपको इतना मैं कह देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लेना अच्छी तरह से। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की किस तरह से हम पैटर्न को यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं। और इवन देन अगर मैं बात करूं आपको, इसमें है ना बहुत टेक्निकल हम पढ़ेंगे, कोर्स में पढ़ेंगे, ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। टेक्निकल मीन्स दैट क्या है, कोई भी चीजें मैं बोल सकता हूं। देखो यहां पर कोई भी मैं वर्ड ले लेता हूं, आई होप यहां पर दिख रहा होगा। मैं बोल रहा हूं गॉड, मैं बोल रहा हूं अ गॉड, और मैं बोल रहा हूं द गॉड।
मैं बोल सकता हूँ तीनों के तीनों ठीक है। गोड भी कहा जा सकता है, अगोड भी कहा जा सकता है और द गोड भी कहा जा सकता है। मैं बता रहा हूँ ये आर्टिकल कोई फिक्स नहीं है कि लगने ही जरूरी है, आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो, अब गंगा है, ठीक है, तो गंगा के साथ द गंगा भी कह सकते हैं, आप गंगा को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हम लैंग्वेज को फील करेंगे ना तो ही चीजें समझ में आएंगी। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर गंगा को पवित्र मानते हैं, तो वो लोग यहाँ पर स्पेशल बना के पेश करते हैं उसको, तो वहां पर द गंगा बोला जाता है। और बुक्स वगैरह में इसीलिए लिख दिया जाता है क्योंकि वो क्या मानते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं और वो गंगा की बुराई नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है ना, तो इसीलिए वहां पर द आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बट आप द विदाउट द भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपने देखा होगा जो डिफरेंट रिलीजन के होते हैं, जो डिफरेंट धर्म के होते हैं, वो गंगा को नहीं मानते इतना, तो वो गंगा भी कह सकते हैं। और गंगा के साथ आर्टिकल लगाने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाती है बात, क्योंकि गंगा अगर हम जनरल ये माने कि वो लोग, क्योंकि आपको पता है भगवान को भी सब नहीं मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को भी नहीं मानते, इसी तरह से गंगा को भी सब पवित्र नहीं मानते। जो लोग नहीं मानते हैं वो गंगा कहेंगे, गंगा उनके लिए एक नदी के समान है, ठीक है, कैनल के समान है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हमारे लिए स्पेशल है तो हम द लगा के वहाँ पर रिप्रेजेंट करते, तो कोई फिक्स नहीं है आर्टिकल के भी आप सोच रहे हो, वो टेक्निकल यूज किया जाता है लैंग्वेज में। अगर मैं बात करूँ, अगर आप ये जो मैंने रूल बताया अगर इस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और ग्रामर बिल्कुल अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग हैं चीजें हैं। लैंग्वेज हमारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, वो सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सही होती हैं, ठीक है, लैंग्वेज में ये सारी चीजें ठीक होती हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। ये पूरा पैटर्न होता है जिस तरह से हम यूज करते हैं। अगर कोई भी डाउट है डियर तो यहाँ पर हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चीजें कि किस तरह से क्या क्या चीजें रहेंगी। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको स्किप ना करें आप, क्योंकि वहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट गैदरिंग हो जानी चाहिए। इतना बोलने के बावजूद भी चैनल पे गैदरिंग नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूँ कि जितना हो सके इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।